सो फाइनली नीट 2021 का पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, होप सो कि आप सभी लोगों से पेपर अच्छा गया होगा और उम्मीद से बेहतर आपने प्रदर्शन किया होगा, आपने परफॉर्म किया होगा। तो अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं। अभी अभी आपने एग्ज़ाम दिया है तो और किसी चीज़ के लिए ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, लेकिन अगले स्टेप में हमको क्या करना है, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और पेपर का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी आपको, क्योंकि अब आंसर की या पेपर का जो सॉल्यूशन है ऑलमोस्ट एवरीवेयर अवेलेबल है, कहीं से भी आप आंसर अपने चेक कर लीजिए और अपने मार्क्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। क्योंकि जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी प्लानिंग होगी आपकी हमारी आगे, ये कम्प्लीटली बेस्ड होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, पहला काम। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कट ऑफ मार्क्स के बारे में, ठीक है, तो ये एक कट ऑफ मार्क्स हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट, सीजी स्टेट छत्तीसगढ़ के लिए, और दूसरा बात करेंगे ऑल इंडिया। ठीक है, इन दोनों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब ये जो कट ऑफ मार्क्स होता है नीट का, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है एमबीबीएस की, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए हैं, और जो मेन फैक्टर है जो कट ऑफ डिसाइड करता है वो होता है आपका नीट के पेपर का लेवल, कि नीट के पेपर का लेवल कैसा था। तो जनरली टीचर्स या स्टूडेंट पेपर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कि पेपर इजी था जो कि लास्ट ईयर का था, इजी पेपर है, या आपका मीडियम या मॉडरेट है, या फिर टफ है। ठीक है, तो दिस ईयर नीट, अगर हम दिस ईयर का देखें 2021 का नीट का पेपर, तो उसको अगर हम प्रीवियस 2018, 19, 20 के साथ कंपेयर करते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि कंपैरेटिवली ये जो पेपर था इसमें सभी सेगमेंट के क्वेश्चन थे, इजी, मीडियम और टफ। अच्छा, ये जो पेपर का लेवल होता है ना, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, या स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यही पेपर बहुत आसान होता है, कुछ लोगों के लिए यही पेपर बहुत टफ होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, लाइक एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नीट 2021 का जो पेपर है आपका मीडियम या मॉडरेट रेंज की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और पिछले साल के कंपेयर में इसको टफ कहा जाएगा। लास्ट ईयर 2020 में जो पेपर हुआ था उसके कंपेयर में इसको टफ कहा जाएगा। मैं कारण बता रहा हूँ उसके पीछे। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, मैंने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई और मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो मैं काफ़ी लेट पोस्ट कर रहा हूँ। तो अगर बात करें स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो देखिए 2 तरीके के स्टूडेंट थे दिस ईयर। एक जिन्होंने कम्प्लीटली ऑनलाइन पढ़ा था, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी की थी, पढ़ा पूरा था उन्होंने। दूसरे वो थे जो ऑफलाइन स्टडी किए थे, ठीक है, क्लासरूम में ऑफलाइन बैठ के पढ़े थे। तो इसी पेपर को, सेम पेपर को पढ़ाया, देखिए उनको ऑनलाइन में भी गया, ऑफलाइन में भी गया, दोनों जगह पे पढ़ाई हुई है उनकी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी किया था उनके लिए पेपर टफ कंसीडर किया गया। वो बच्चे सीधे सीधे कह रहे हैं कि टफ पेपर आया हुआ था। और जिन बच्चों ने ऑफलाइन पढ़ा था और जो बच्चे इवन एवरेज या मीडियम एवरेज बच्चे थे, उनके लिए भी ये पेपर क्या था, मीडियम या इजी उन्होंने कहा। तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि आपने पढ़ाई किस तरीके से की थी। क्योंकि जिस बच्चे ने ऑफलाइन क्लास अटेंड किया तो उसको बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट इंटरेक्शन से याद रहती हैं, तो उसने बहुत आसानी से बायोलॉजी का सेगमेंट है या केमिस्ट्री का जो सेगमेंट है उसको बहुत ईजिली अटेम्प्ट किया। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पेपर का जो स्टैंडर्ड है, 2 तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि ऑनलाइन मोड वाले स्टूडेंट और ऑफलाइन मोड वाले स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि टीचर्स का क्या व्यू है, तो जनरली देखिए टीचर्स जो भी होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के, तो हम लोगों से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जिनसे सारे क्वेश्चन बनते हैं तो क्वेश्चन जनरली क्या लगता है हमको, इजी लगता है, आसान लगता है। अब क्योंकि रैंक हमारा नहीं बनना है, स्टूडेंट का बनना है, सिलेक्शन स्टूडेंट का होना है या एडमिशन स्टूडेंट्स को लेना है, तो हमारा जो प्राइम फोकस रहेगा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो टीचरों के अकॉर्डिंग भले टीचर बोल सकते हैं कि पेपर ईजी था, लेकिन हम बात करेंगे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए कुछ फैक्टर ये भी हो जाते हैं कि दिस ईयर, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज लेके चलते हैं हम लोग, है ना, जो पेपर का थोड़ा सा डिस्कशन इस पे करेंगे, दिन हम लोग सीधे कट ऑफ पे आते हैं। तो आपका एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। जो चेंजेस था नीट का, जो पैटर्न चेंज किया गया था दिस ईयर, कि फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, मैं बनाने की बात नहीं करूँ टोटल क्वेश्चन की, और बायोलॉजी में आपके 100 क्वेश्चन, इट इंक्लूड जूलॉजी एंड बॉटनी आल्सो। ठीक है, तो देखा जाए तो बच्चे जनरली कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बनाना बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले उनको 90 क्वेश्चन पढ़ना था, अब उनको 100 क्वेश्चन पढ़ना पड़ा, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया। और ये भी देखा मैंने कि क्वेश्चन जो थे थोड़ा सा लेंदी और ट्रिकी थे, और यू कैन से कि है ना ट्रिकी, थोड़ा सा लंबे थे क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी थे।
अब यहाँ पे पेपर का टफनेस लेवल इस बात पे भी निर्भर करता है कि स्टूडेंट ने एनसीईआरटी की बुक को कैसे समझा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ा था, क्योंकि आजकल के टाइम पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते ही हैं। तो पढ़ना इज़ अ डिफरेंट थिंग और समझना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो जिन बच्चों को एनसीईआरटी की बुक अच्छे से समझ में आई थी, ठीक है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि एनसीईआरटी का साथ कभी मत छोड़िए आप लोग, ठीक है। एनसीईआरटी की जो बुक है स्पेशली इन द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है, तो जिनको एनसीईआरटी की बुक समझ में आई थी, स्पेशली बायोलॉजी की बात करूं मैं, तो उनके लिए जो बायो का पेपर था वो इजी था, आसान था, लेंदी था बट आसान था, बनाए जा सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट या अलग से क्वेश्चन नहीं थे, या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी नहीं कहना चाहिए। आप आउट ऑफ सिलेबस बोल भी दें तो एनसीईआरटी में वो पॉइंट सारे इंक्लूड हैं या रिलेटेड पॉइंट हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, भले आपके एनटीए ने नीट के सिलेबस में उसको मेंशन नहीं किया था। तो बायो का तो ये सेगमेंट हो गया आपका, ठीक है। और इसके कारण से अब दूसरा आता है, बच्चे क्या करते हैं, बायो से सॉल्व करने के बाद कहाँ जाते हैं, केमिस्ट्री पे। तो लेंदी होने के कारण बायोलॉजी का जो टाइम टेकिंग भी बढ़ गया। मतलब ऑन एंड एवरेज अगर बच्चा 90 क्वेश्चन 45 से 50 मिनट में बनाता था, कुछ बच्चे इससे कम समय में भी बना लेते हैं, तो इस बार ऑन एंड एवरेज आपको 60 मिनट लग गए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ा, ठीक है। 60 मिनट या 60+ मिनट लग गए। साथ ही साथ अब केमिस्ट्री ने भी टाइम ले लिया, ठीक है। तो केमिस्ट्री ने भी टाइम ले लिया। केमिस्ट्री का पेपर मेरी केमिस्ट्री फैकल्टी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री का पेपर भी ठीक ठाक था, मतलब लास्ट ईयर के कंपेयर में इजी ही था, हम 2020 से अगर कंपेयर करें तो। अब इसके बाद मैं आपको सेफ स्कोर भी बताने वाला हूँ कि कितना स्कोर करके आप सेफ साइड में हो। चलिए बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के पेपर, ठीक है, कंपैरेटिवली ठीक ठाक, ओके, और क्वेश्चन बनाने लायक थे। वही बात, एनसीईआरटी जिसका क्लियर है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है, उसने बहुत अच्छे से केमिस्ट्री सॉल्व किया। अब जिन स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी या किसी कारण से कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उनसे अगर पूछा जाए, या उनसे मैंने बात किया, टोटल मेरे पास 193 स्टूडेंट्स के डेटा फिलहाल जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अवेलेबल हैं, जिन्होंने अपने मार्क्स चेक कर लिए हैं, उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी या जिनका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, उनको ये भी क्या लगा, टफ लगा। अब काफ़ी सारा समय इसको बायोलॉजी अटेम्प्ट करने में, केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने में और साथ ही साथ में ओएमआर में टिक करने में निकल गया। तो जब तक वो फिजिक्स पे आए, ठीक है, तब तक उनके पास दो चीज़ें थी। एक फैक्टर हो गया था टाइम फैक्टर, ठीक है। तो कई बच्चों ने मुझे बताया सर क्वेश्चन बनने के बाद भी या क्वेश्चन आने के बाद भी हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके कट ऑफ पे प्रभाव डालेगा। कौन सी बात कि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ गया, ज़्यादा पढ़ना पड़ा, तो सारा खेल समय का हो गया, ठीक है, टाइम का खेल हो गया पूरा। और इसीलिए ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद यही कह रहे थे, ठीक है, कि फिजिक्स का पेपर टफ था, फिजिक्स का पेपर टफ था। बट एक्चुअली टफ नहीं था, वो बनाने लायक पेपर था, बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल पेपर था। और एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में जैसा पेपर होना चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही था, ठीक है। परीक्षा इसीलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये दूसरे की इच्छा से होता है, ये हमारी आपकी इच्छा से नहीं होता, ठीक है, तभी इसका नाम कहा जाता है परीक्षा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आपका दिमाग, आपने आंसर चेक कर लिया होगा, ऑलमोस्ट लोगों ने चेक कर लिया होगा, कितने मार्क्स आ रहे हैं वो चेक कर लिया होगा। अब यहाँ से आगे की प्लानिंग। तो आगे की प्लानिंग से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण, कोविड के कारण जो आपके नीट का जो एग्ज़ाम है सितंबर में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन इस बात को आप क्लियरली ध्यान रखिएगा, इस बात को आप क्लियरली ध्यान रखिएगा कि अगले साल 2022 में, ठीक है, 2022 में, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम अपने समय पर होगा। दैट मीन्स कि मई के पहले संडे, ठीक है, मई में होता है ये, ठीक है, फर्स्ट संडे, राइट। तो ध्यान रखिएगा, मतलब आपके पास अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2022 की, खैर बात करेंगे उसके बारे में। तो सितंबर आधा निकल चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 7 मंथ का ही समय है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 7 मंथ का टाइम है। इसलिए इन सब चीज़ों को जानना, समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे क्या जो आपका डिजायर्ड कॉलेज था, क्योंकि कई बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, कुछ डेंटल में, कुछ नर्सिंग में, कुछ फिजियोथेरेपी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद भी क्या आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि अभी जब तक इसके रिजल्ट आएंगे, इसकी काउंसलिंग होगी, तो ये 7 मंथ घट के मुश्किल से 4 मंथ बचेगा बेटा, 4 महीने बचेगा आपके पास अगले नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो बेटर ये है कि आप चीज़ों को पहले से जानिए, समझिए क्या होने वाला है, और पैरेलल आप काउंसलिंग भी अटेंड करिए और साथ ही साथ में अपनी प्रिपरेशन भी अगर आप करना चाहते हैं तो फिलहाल चलिए
इस चीज़ के लिए आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों एक्चुअली एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, राइट। किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, वेयर इज़ दैट, हाँ यस ओके, कम टू द पॉइंट, ठीक है। तो आप मुझे ये हेल्प कर सकते हैं कि हम लोग जो कट ऑफ मार्क्स प्रेडिक्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो, एक तुक्का ना हो, ठीक है, कि एक रैंडम हमने बता दिया। तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ अलग अलग ऑल इंडिया के हों, चाहे छत्तीसगढ़ स्टेट का हो, हमारे पास उसके डेटा अवेलेबल हैं 2020, 2019, 18 और पेपर भी अवेलेबल है। तो उसके बेसिस पे हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट कर लिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि दिस ईयर, ठीक है, आप थोड़ी सी और हेल्प करें। लाइक आप मुझे बताएं कि आप, है ना, अपना नाम, आपका स्टेट, लाइक जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिसका आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और जिस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं वो स्टेट बताइएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़, आप अपनी कैटेगरी मेंशन करिए, ठीक है। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस से, ठीक है। प्लस आप मुझे ये भी बता दीजिए कि क्या आप प्राइवेट कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं आपको कट ऑफ प्रेडिक्ट करूंगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज छूट गया, योर मार्क्स, ठीक है। आपको क्या बताना है, अपना मार्क्स कितना आ रहा है। आपके सारे डेटा जो है प्राइवेट रखे जाएंगे, पब्लिक नहीं किया जाएगा। यहाँ पे किसी के नाम मैं नहीं लूंगा या ना शो करूंगा कि किसके नंबर कितने आ रहे हैं, बट कोशिश करिएगा। तो इसके आधार पे मैं आप लोगों को एक्यूरेट डेटा एज सुन एज पॉसिबल दे पाऊंगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। अभी के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, अभी तक जितना मैंने एनालाइज किया है 193-94 बच्चों का, तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में सभी कैटेगरी में, बात करें जनरल की, ओबीसी की, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो सभी कैटेगरी में, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स जो है ये थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब लास्ट ईयर अगर ये 550 के आसपास गया था, तो दिस ईयर थोड़ा कम हो जाएगा, मैंने कहा। और ये एक्यूरेट नहीं मान सकते, इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अभी उतना सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है बच्चों का, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि अगर बच्चे कह रहे हैं पेपर टफ है, कुछ बच्चे कह रहे हैं इजी है, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या सोचता है। क्योंकि जो चीज़ें जिससे बनती हैं उसको आसान लगती हैं, जिससे नहीं बनती हैं उसको टफ लगती हैं, ये तो ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्टली मार्क्स मुझे पता हो, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कट ऑफ प्रेडिक्ट करके बताएं, ठीक है। तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, लाइक 540 के आसपास अभी तक, ठीक है। बढ़ भी सकता है, ध्यान रखिएगा, कट ऑफ बढ़ भी सकता है। जब तक रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है, तब तक हम इसको फाइनल नहीं मानेंगे, ठीक है। तो सारी कैटेगरीज में थोड़ा सा कट ऑफ क्या होना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। क्योंकि कुछ सेगमेंट ऐसा होता है बच्चों का जो बायो और केमिस्ट्री में उलझ जाते हैं और फिजिक्स तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो उस कारण से जो कट ऑफ मार्क्स है वो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो जाता है अगर फिजिक्स नहीं बनाया है बच्चों ने, ठीक है। टॉपर के मार्क्स तो ठीक है, डेफिनेटली टॉप सेगमेंट मतलब 720, मतलब 720 लोग करेंगे ही या क्लोज टू 720 करेंगे ही। लेकिन उसके बाद जो ड्रॉप होगा मार्क्स वो पूरी तरह से निर्भर करता है कि बच्चों ने फिजिक्स कितना अटेम्प्ट किया हुआ है। बायो और केमिस्ट्री ऑलमोस्ट लोग सॉल्व करते हैं। तो आप मुझे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना नाम, ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करिएगा। कमेंट बॉक्स में नहीं डालना है आपको, ठीक है। मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, 7509306807, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको समय मिलने पे रिस्पांस किया जाएगा। हड़बड़ाइएगा मत कि आपने तुरंत मैसेज किया और आपको तुरंत रिस्पांस मिल जाए, ठीक है। जैसे ही समय मिलता है मैं आप सभी को रिस्पांस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 7509306807 इस नंबर पे आप, ठीक है, योर नेम, अपना नाम, अपनी कैटेगरी, अपना डोमिसाइल स्टेट, ठीक है, और आप प्राइवेट कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकेगा, हम आपको एग्जैक्टली और लगभग एक्यूरेट कट ऑफ प्रेडिक्ट करके बता सकेंगे। बात करते हैं नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। जैसे कॉलेज की संख्या बढ़ जाती है, सीटों की संख्या बढ़ जाती है, तो कट ऑफ मार्क्स थोड़ा सा और कम हो जाता है। बट अभी तक फिलहाल छत्तीसगढ़ स्टेट की मैं बात करूँ तो नए कॉलेज खुलने की संभावना बिल्कुल कम लग रही है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम डेफिनेटली आपकी और ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।